बस पर बीजेपी कांग्रेस में 36 का आंकड़ा। 1000 बसों की मदद करने का ऐलान किया। उन बसों को लेकर बहुत विवाद हुआ और यूपी की सरकार ने परमिशन देने से मना किया। वो योगी सरकार को इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेवार ठहराते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये बस की सियासत बहुत हो गई। पहले बस पर बवाल, अब किराए पर सवाल। उत्तर प्रदेश में श्रमिक बसों के जरिए और फ्री में 2 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च करके उत्तर प्रदेश के मजदूर जो हमारे हिंदुस्तान के, यहाँ से फ्री में हमने मजदूरों को वहां भेजा। मंत्री खाचरियावास का बयान, यूपी ने डीजल का बिल मांगा तब बिल दिया। यहाँ से फ्री में हमने मजदूरों को वहां भेजा, हाथरस में, आगरा में, झांसी में, सब जगह। और ये रिकॉर्ड उनके पास भी है, हमारे पास भी। 1 रुपया किसी से नहीं लिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का दावा, यूपी सरकार ने 19 लाख रुपए चुकाए। सचिन पायलट ने योगी सरकार पर तुच्छ राजनीति का लगाया आरोप। मानवता को देखते हुए 1000 बसों को कांग्रेस पार्टी ने यूपी भेजने के लिए एक प्रस्ताव भेजा, जिसको बहुत देर तक परमिशन नहीं मिली। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। कोरोना की लड़ाई आखिरकार इस तरफ जाएगी, ये आपने हमने किसी ने नहीं सोचा था। कोरोना से लड़ाई में संसाधनों के अभाव की चिंता कब सड़कों पर हजारों किलोमीटर पैदल चलते मजदूरों पर आ ठहरी, पता ही नहीं चला। मिलकर लड़ाई लड़ने के नारे तार तार हो गए और कोरोना से लड़ाई हमारी आपस की लड़ाई का सबब बन चुकी है। कई दिनों से बसों का मुद्दा छाया हुआ है। यूपी सरकार कांग्रेस के निशाने पर है। 1000 बसों की स्वीकृति की बात बसों की सूची, ड्राइवरों के लाइसेंस और फिटनेस के कागजों तक पहुंची और अब कांग्रेस भाजपा आमने सामने है। खुद को मसीहा और दूसरे को मजदूरों का कातिल बताने का दौर चल रहा है। मजदूरों की मनोदशा का अंदाजा लगाइए, जिनकी चिंता धूप में पैदल चलना है, जिनकी चिंता गाड़ियों की फिटनेस और इंश्योरेंस नहीं है। आज इस मामले में प्राइम डिबेट में बहस होगी और सवाल उठता है कि जान है तो जहान है या रूल इज रूल। मजदूरों की बेबसी पर राजनीति आखिर कब तक? और आपस में लड़ेंगे तो क्या ऐसे लड़ेंगे कोरोना से लड़ाई? हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामलाल शर्मा हैं, श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, और राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। रामलाल शर्मा जी, कोरोना के प्रबंधन को लेकर पहले दिन से, जब से हमने जाग कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई शुरू की है, तब से हम इस खुशी में हैं कि हम बहुत बेहतर सिचुएशन में हैं। हमने दुनिया के तमाम मुल्कों से बेहतर प्रबंधन किया है। हमारे यहाँ मोर्टलिटी रेट कम है। हमारे यहाँ लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया है। ये सारा जो पीठ थपथपाना है, ये मज़दूरों की हज़ारों किलोमीटर चलते हुए तिल तिल करके जो मौत हो रही है, मज़दूर परेशान हो रहे हैं, मज़दूर बीमार पड़े हैं, उसके बावजूद हम अपनी पीठ थपथपाने की स्थिति में अभी हैं क्या रामलाल शर्मा? देखिए जेपी शर्मा जी, इस कोरोना की जब बीमारी के बारे में सब विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस समय भी हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब जी ने खड़े होकर कहा था कि इस कोरोना की लड़ाई को हम मिलकर लड़ेंगे और सरकार जैसा निर्णय करेगी उस निर्णय के हम साथ खड़े हैं। और आपने देखा होगा जेपी शर्मा जी की पिछले 2 महीनों के अंदर सरकार ने जो भी निर्णय लिया, भारतीय जनता पार्टी ने सहर्ष उसका स्वागत किया और स्वागत के साथ साथ उसके साथ खड़ी रही। मजदूरों की समस्या ले लो या क्वारंटाइन सेंटर के अंदर ले लो या प्रवासी जो मजदूर पैदल चल रहे थे उनके भोजन की व्यवस्था को ले लो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके सहयोग के अंदर सरकार के साथ खड़ा रहा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि एक तरफ तो आप सहयोग की बात करो और दूसरी तरफ राजनीतिक दावपेच के साथ आप वक्तव्य जारी करते रहो, ये एक पीड़ादायक बात है। राजस्थान के अंदर जिस तरीके के हालात, मुख्यमंत्री जी बार बार ये कहते थे
कि अगर किसी भी उपखंड कार्यालय के बाहर से अगर कोई मजदूर गुजरेगा तो वो संबंधित उपखंड अधिकारी जिम्मेदार रहेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा, सरकार से पूछना चाहूंगा कि कितने एसडीएमओ के साथ आपने कार्रवाई की? क्या मजदूर पैदल चल नहीं रहे? अभी भी आपके टीवी चैनल के माध्यम से कई मजदूरों की तस्वीरें पैदल चलते हुए आप सब दिखा रहे हो। तो आखिरकार कौन से उपखंड कार्यालय के बाहर से वो गुजर रहे हैं और कितने उपखंड कार्यालयों के खिलाफ आपने कार्रवाई की? रही बात बसों की, राजनीति करने की, जिसके ऊपर आज की मुख्य डिबेट है, जेपी शर्मा जी, बसों की बात राजस्थान की सरकार ये कहती है कि हम प्रत्येक मजदूर को बसों के माध्यम से, ट्रेनों के माध्यम से पहुंचाने का काम करोगे, लेकिन धरातल के ऊपर मुख्यमंत्री जी कहते बात अलग है, वास्तविकता अलग है। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार के सामने कभी ऐसी मांग नहीं रखी कि राजस्थान के मजदूरों को लाने के लिए हमारे को 50 ट्रेनों की आवश्यकता है। डिमांड रखेंगे कि तो 2 ट्रेन रखेंगे, 3 ट्रेन रखेंगे। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि राजस्थान की सरकार ने बसों की व्यवस्था यूपी के अंदर जाने वाले मजदूरों के लिए की थी, लेकिन यूपी सरकार ने उनको परमिशन नहीं दी। जेपी शर्मा जी, आपको भी पता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने यहां से पास बनाकर जो लोग चले गए या वहां से रवाना होकर गुजरात और महाराष्ट्र चल के आ गए, आपने बॉर्डर सील करने का काम किया। वो इसलिए किया क्योंकि आपके पास जो प्रवासी राजस्थानी आ रहे थे उनकी माकूल व्यवस्था आप नहीं कर सकते थे, उनकी स्क्रीनिंग नहीं कर सकते थे, उनके क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था नहीं कर सकते थे। तो आपने कहा कि हम धीरे धीरे एक साथ नहीं लेकर आ सकते, धीरे धीरे लाने का काम करेंगे। ये स्थिति यूपी के अंदर है। आप 1000 बसों को एक साथ यूपी के अंदर लेकर रखोगे तो आपके सरकार को भी व्यवस्था करनी पड़ती है। और जिस तरीके की सवाल यहाँ आपका होता तो कोई बात नहीं थी ना, सिर्फ अपने राष्ट्रीय यूपी सरकार ये बोलती ना, गांधी परिवार को खुश करने के लिए आपने 1000 बसें लगा दी। 1000 बसें कौन सी थी, कितने नंबर थे, स्कूल की बसें थी, फिटनेस थी या नहीं थी? आखिरकार आप सिर्फ राजनीतिक मैसेज देने का काम करते हैं, बाकी धरातल के ऊपर हकीकत के अंदर गरीब आदमी की निराकरण करने का काम राजस्थान की सरकार ने नहीं किया। ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे बता दीजिए, आपने जो उदाहरण दिया कि हमने तो बॉर्डर सीज किए बाहर से आने वाले लोगों के लिए, तो यूपी सरकार ने बजाय वाहनों के फिटनेस मांगने के, वाहनों के लाइसेंस और वाहनों के इंश्योरेंस मांगने के, ये कहा होता है कि भाई इतने लोगों की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं है, इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं ला सकते, धीरे धीरे लाइए, 1000 बसें एक साथ मत भेजिए, 100 भेजिए, कल 100 भेजिएगा, परसों फिर 100 भेजिएगा, तो बात समझ में आती। उन्होंने तो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट मांगे, उन्होंने तो फिटनेस मांगे, ड्राइवर के लाइसेंस मांगे, या ये मीन में एक निकाला कि ये तो बस नहीं है, ये तो ट्रक का नंबर है, ये तो किसी दूसरी गाड़ी का नंबर है। ये दोनों बातें कहाँ एक जगह मेल खाती हैं रामलाल शर्मा? जेपी शर्मा जी, 2 तरीके के हैं। एक तो है कि मजदूरों की पीड़ा का हरण करने का काम हो, और पीड़ा उनकी अगर वास्तविक समस्या है उसको समाधान करना चाहिए, वो हर सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। और उत्तर प्रदेश की सरकार उस नैतिक जिम्मेदारी को निभाते हुए बहुत चरणबद्ध तरीके से उन प्रवासी मजदूरों की समस्या का समाधान कर रही है। लेकिन सिर्फ आप पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए कि हम ही आपके पालनहार हैं, रामलाल जी, प्रवासी मजदूरों की समस्या, हाँ पॉलिटिकल मैसेज अगर है तो मैं उस पर भी बात करूंगा ना, अभी प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़ेंगे मेरे साथ। लेकिन हम इस बात से कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं भाई साहब? मजदूर के साथ, हाँ, अरे रामलाल जी, मुझे तो एक बात बता दीजिए, मजदूर की समस्या क्या है? प्रवासी मजदूरों की समस्या, प्रवासी मजदूरों की समस्या, प्रवासी मजदूरों की समस्या। जब पहुंच जाएगा आदमी अपने घर पे, तब समस्या होगी उसके रहने की, तब समस्या होगी उसके खाने की, तब रोजी रोटी की समस्या होगी। आज तो उसके घर पहुंचने की समस्या है, आज तो उसके घर पहुंचने की समस्या है, और उसमें हम मांग रहे हैं इंश्योरेंस, उसमें हम मांग रहे हैं फिटनेस। पार्टी ने कहा था कि हम पार्टी के खर्चे से इनको भेजने का काम करेंगे, तो कांग्रेस के नुमाइंदे बताए तो सही कि कितने पैसे आपके कांग्रेस पार्टी के खजाने से निकालकर आपने खर्च करने का काम किया। जितने भी राजस्थान के अंदर सोनिया गांधी जी को खुश करने की जो व्यवस्थाएं की है राजस्थान सरकार ने, वो परिवहन विभाग ने की है, न कि कांग्रेस पार्टी के खजाने से कोई 2 रुपए खर्च करने का काम किया है। रामलाल शर्मा जी, रामलाल शर्मा जी, सर देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास अभी जुड़ेंगे तो मैं उनके ऊपर जो सवाल बनते हैं उनके पास लेके जाऊंगा। हो सकता है आप कोई जायज सवाल उठा रहे हो, लेकिन मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। रास्ते में पड़ा हुआ व्यक्ति अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है और उसके लिए कोई वाहन उपलब्ध होता है, तो हम ये पूछेंगे क्या कि इस वाहन को जो आदमी चला रहा है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है, ये गाड़ी इंश्योर्ड है कि नहीं है, इस गाड़ी का फिटनेस कहीं खत्म तो नहीं हो गया है? ये पूछेंगे या पहले उसको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे? मजदूरों की चिंता यह है कि पहले उन्हें उनके घर पहुंचाइए, कोई सा भी प्रदेश हो। और अगर यूपी में कोई भी व्यक्ति ये काम कर रहा है और उसके लिए वाहन राजस्थान से जा रहे हैं, देने के लिए हम ये तहकीकात नहीं करेंगे, ये पूछताछ नहीं करेंगे। लेकिन जेपी शर्मा जी, राजनीति करने के लिए आप अगर इन्हीं बसों के अंदर कोई दुर्घटना हो जाएगी तो कल ने आपके मीडिया के माध्यम से कांग्रेस पार्टी इन्हीं प्रश्न कि आपने माकूल व्यवस्था क्यों नहीं, जांच केंद्र क्यों नहीं, आपने बैरिकेड लगा रखे थे बॉर्डर के ऊपर, उन्होंने चेक क्यों नहीं किया, तो फिर इसी तरीके के सवाल वो दागने का काम करेंगे। तो इससे बेहतर यह है
कि दुर्घटना किसी भी में राज्य तो के अगर है आज साहब, अशोक दुर्घटना में गहलोत तो जी की अगर है सरकार कि अगर राजस्थान के अंदर दुर्घटना हो है, जाएगी, ये भी प्रवचन स्थान की रास्ते व्यवस्था चलते कर लोग रहे यूं ही मर रहे हैं। व्यवस्था सिर्फ संदेश देने का जो काम लोग कर रहे हैं। रास्ते में देखो, चल रहे हैं वो सीधे-सीधा वैसे भी आरोप मर रहे है। हैं। मैसेज देने का काम करे धरातल और पर मुझे एक बात कुछ भी नहीं बताइए, है। मुझे एक बात बताइए, नहीं 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 नहीं, ये रामलाल जी देखिए, ये बात तो हजम नहीं होगी, किसी को भी हजम नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति सहायता की दरकार अगर किसी को है तो वो सहायता आते वक्त ये नहीं देखता कि ये सहायता नॉर्म्स के हिसाब से है कि नहीं है, कोई नॉर्म्स नहीं देखता। आदमी को जब मदद की ज़रूरत होती है वो मदद मांगता है पहले। ये बात आप, हम और हम सब जो दूर से बैठकर देख रहे हैं ना, केवल आप ही नहीं, हम भी हैं, उसमें सब शामिल हैं। जो व्यक्ति दूर से बैठकर देख रहा है वो ये तय नहीं कर सकता कि मजदूरों की आवश्यकता सुरक्षित सफ़र है या जैसे तैसे घर पहुंचना है। श्याम सुंदर शर्मा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप इस बात का जवाब दीजिए कि हम ये बैठकर कैसे तय कर सकते हैं कि मजदूरों की आवश्यकता क्या है। उन्हें इंश्योर्ड वाहन में ट्रेन ड्राइवर के साथ जाना है, फिटनेस वाली गाड़ी में जाना है, या उनको घर पहुंचा दीजिए। आप लोगों ने साइकिल चोरी कर ली, साइकिल चोरी करके एक व्यक्ति लिखकर छोड़कर जा रहा है कि इस साइकिल की मुझे आवश्यकता है, मैं चोर नहीं हूं लेकिन मेरी मजबूरी है, आपकी साइकिल मुझे ले जानी पड़ेगी। उस व्यक्ति को हम फिटनेस वाली गाड़ी का इंतजार करें? श्याम सुंदर शर्मा, देखिए जेपी शर्मा जी, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार के सामने पेशकश की कि हम 1000 बसें देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जब स्वीकार कर लिया गया तो उनके अपर गृह सचिव अवस्थी ने पत्र भेजा कि आप 1000 गाड़ियों के लिस्ट और ड्राइवर के नाम भेज दीजिएगा। अब विवाद ये हुआ जब उनके पर, मुख्यमंत्री के ऊपर जब दबाव पड़ा कि आखिर आप शासन में होने के बाद भी कांग्रेस की गाड़ी ले रहे हो तो क्या स्थिति बनेगी, उसके बाद मीन में निकालना शुरू कर दिया। अब रामलाल जी का देखिए, मजदूर तो चाहता है उसके घर पहुंच जाए, उसको कोई मतलब नहीं किसी भी स्तर से कि किस तरह की गाड़ी होगी। वो जब पैदल चल रहा है, वो 8-8 दिन 10-10 दिन 15-15 दिन तक पैदल चल के 800 किलोमीटर पैदल चल रहा है, उसको यदि सुविधा मिल जाती है तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि राजनीति दोनों पार्टी कर रही है, अब वो ये तो बस देना चाहते थे क्योंकि प्रियंका गांधी कांग्रेस में क्या हैसियत रखती है, अगर वो कहती है तो पूरी कांग्रेस सरकार, अब कांग्रेस की जितनी भी सरकार वो देगी। अब देखो, सरकार के माध्यम से बसें नहीं गई, बस गई थी राजस्थान लोक परिवहन की, जो कि निजी स्तर पे चलती है राजस्थान में। राजस्थान रोडवेज की बस नहीं थी, ये निजी बस थी, पहुंच गई बसें, आपको ठीक ठाक बसें थी, आपको ले लेनी चाहिए थी, कोई जरूरी थोड़ी ना। अब आप ये भी कहो कि हम बस भी लेना चाहते थे लेकिन इसमें ये कमियां थी। जब अगर गडकरी साहब ने एक ऑर्डर जारी कर रखा है कि 30 जून तक इसके सब चीजें माफ की जाती है, बढ़ाई जाती है, तो अब यहाँ ना तो फिटनेस का होता है, फिटनेस बस लीजिए, अगर गलत होती बस हटा करके दूसरी बस व्यवस्था कर लेते। तो ये बात सही है कि अब क्योंकि राजनीति हो गई और ये हो गया कि मुख्यमंत्री जी वहां के सक्षम नहीं है, इसलिए कांग्रेस की बसों को माध्यम से ले जाना चाहते। आने वाले भविष्य में ये सवाल उठेंगे मुख्यमंत्री पे, इसलिए अब अधिकारियों के माध्यम से कहला जा रहा है कि हम बस नहीं लेंगे। तो ये फिर जैसे अब राजस्थान में आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के विधायकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, ये की यही बात वहां पर भी दर्ज हुई, वहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मामले दर्ज किए, बाकियों के खिलाफ। आखिर ये सब चीजें अब सब उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हमने तो बस मांगी नहीं थी, बस दे दी गई। अब ये सारी संबित पात्रा के माध्यम से मैं सुन रहा था जिस तरह की बातें कह रहे थे, लेकिन ये बात सही है कि आज कांग्रेस की प्रियंका गांधी कहने की स्थिति में आ गई कि हमने तो मानवता के आधार पर बसें दी थी और आपने स्वीकार कर ली थी, बसें ली नहीं, मजदूर पहुंच सकता था। और उन्होंने कहा है कि अगर आपस में विवाद की बजाय अगर बस ले लेते तत्काल तो हो सकता था कि 50,000 60,000 मजदूर उसके माध्यम से पहुंच सकता था, वहां नहीं हो सकता। लेकिन भविष्य में सवाल उठेंगे जी जेपी जी। जी श्याम सुंदर जी, मैं ये कह रहा हूँ, श्याम सुंदर जी मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, भाजपा तो चारों तरफ से इस मामले में घिरी हुई है, जवाब देना मुश्किल हो रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़ने वाले थे, पता नहीं क्यों अभी वो नहीं जुड़ पाए हैं। लेकिन क्या कांग्रेस जिम्मेदारी के साथ ये दावा कर सकती है कि कांग्रेस शासित राज्यों में मजदूरों की व्यवस्था माकूल हुई है और वहाँ एक भी तस्वीर किसी मजदूर की रास्ते में भटकते हुए, पैदल गर्मी में रास्ता तय करते हुए नहीं आई है? कर सकती है क्या श्याम सुंदर शर्मा? कोई भी राज्य सरकार ये दावा कर सकती है क्या? ये बात सही है कि राजस्थान सरकार की भी शुरुआत में दिक्कतें हुई, ये बात सही है कि यहाँ पे भी पैदल जाते हुए लोग दिखे और आरोप भी लगे, बीजेपी ने भी कहा, सबने कहा, फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एसडीओ जिम्मेदार होगा। अगर ये मुख्यमंत्री जी को कहना क्यों पड़ा? अगर सही व्यवस्था होती तो नहीं कहते मुख्यमंत्री जी कि एसडीओ जिम्मेदार होगा अगर पैदल चला, या वहाँ का थानेदार जिम्मेदार होगा।
लेकिन शुरुआत में है, क्योंकि जिस तादाद में मजदूर सड़कों पर आ गया उसे कोई विश्वास में नहीं ले सका, ना केंद्र ले सकी ना राज्य सरकारें विश्वास नहीं ले सकी कि हम आपको समय रहते हुए पहुंचा देंगे। और राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान का मजदूर नहीं था, इसमें बिहार का, यूपी का जो, क्योंकि रास्ता राजस्थान होके जाता है, अगर गुजरात से आएगा, महाराष्ट्र से आएगा या बाकी जगह से मध्य प्रदेश का आएगा तो राजस्थान होके गुजरेगा। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान का मजदूर था, भारत के मजदूर जो 8 करोड़ मजदूर जो सड़कों पर आकर के अपने घर पे जाने के लिए चिंतित था, बेबस था, उसके पास बस तो थी नहीं, वो तो पैदल चलने के लिए मजदूर था, पूरा परिवार साइकिलों पे पैदल चल रहा था। और जिस प्रकार से आप देखिएगा कि गुजरात के अहमदाबाद में, हरियाणा के सोनीपत में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जो प्रकार लाठीचार्ज हुई, जिस प्रकार से मजदूर को जो प्रताड़ना झेलनी पड़ी और जिस प्रकार की घटना घटी, वो खाने के उसके पास था नहीं। अब क्योंकि वो चाहता है कि वो घर पहुंच जाए किसी तरह से, लेकिन सरकारें उसको पर्याप्त मात्रा में ना बस दे पा रही है, ना ट्रेन दे पा रही है। इसका मतलब ये है कि कोई अपनी पीठ थपथपा ले, किसी भी तरह की दुनिया में हमारी जय जयकारी हो रही है, कोई किसी दूसरे तरीके से पीठ थपथपा ले, लेकिन मजदूरों का पर जो जुल्म हुआ है उस आरोप से कोई बरी नहीं होता है। रामलाल शर्मा, आपने अभी जो कहा ना सुरक्षा का, मुझे हैरानी होती है इस बात पर, जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो हमारे प्रदेश में ग्रामीण परिवहन का सबसे बड़ा जरिया, आप तो बेहतर जानते हैं रामलाल शर्मा, आप तो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, जुगाड़ चलता है, जिसको कहीं बुग्गा कहा जाता है, कहीं जुगाड़ कहा जाता है। और ये जुगाड़ जो है यूपी से आया है। उसका कौन सा फिटनेस होता है, कौन सा उसका इंश्योरेंस होता है, कौन उसका ड्राइविंग सीट पर उसके बैठा हुआ होता है, और उसमें कितना सुरक्षित सफ़र होता है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ बहुत बेहतर तरीके से। तो रोडवेज की बसों की जो आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं वो गले उतरने वाली नहीं है। लेकिन दूसरा सवाल व्यापक परिप्रेक्ष्य में अगर हम करें, एक बात बताइए, हम कह रहे हैं चुनौती को अवसर में बदलेंगे। हिंदुस्तान जो है वो ये देख रहा है, ये संभावना देख रहा है कि विदेशों में, खासतौर पर चाइना में और आसपास के दूसरे देशों में जो निवेशक फंस गए हैं, जिनका उद्योग धंधा वहाँ ठप होने की संभावना है और जो वहाँ डर में घिर गए हैं, उनको हम हिंदुस्तान ले आते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग देंगे उनको और वो लोग यहाँ धंधा करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो वातावरण बहुत बढ़िया है। कल्पना करिए कि एक खबर अपने विदेश के किसी अखबार के एक ही पृष्ठ पर एक तरफ ये खबर छपती है कि हिंदुस्तान देगा निवेशकों के लिए नई सुविधाएं, और दूसरी तरफ खबर छपती है कि हिंदुस्तान अपने मजदूरों को घर नहीं पहुंचा पा रहा है। दोनों खबरों को एक साथ हजम किया जा सकता है क्या? देखिए जेपी शर्मा जी, मैं एक बात कहूंगा कि ये जो हालात बने हैं, इस हालातों के अंदर एक मजदूरों का विश्वास जीतने की आवश्यकता थी। अब हालात में सब जगह यही बन रहे हैं कि जो जहां रोजगार कर रहा था वहां से वो बेरोजगार हो गया। राजस्थान के प्रवासी लोग जो बाहर काम कर रहे थे वो वहां से घर छोड़कर, अपना काम धंधा छोड़कर राजस्थान के अंदर आ गए। राजस्थान के अंदर उनको वो काम नहीं मिल रहा। यहाँ जो काम करने वाले लोग थे वो अपने स्टेटों में चले गए, उनको वहां काम नहीं मिल रहा। ये हालात दोनों ही स्टेटों के अंदर बने हुए हैं जहां से मजदूरों ने प्लान किया है। अब जो सवाल जो आप कर रहे हो कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके के हालात, जेपी शर्मा जी, 2 प्रकार के कार्य होते हैं। एक कार्य है कि मुझे तो सिर्फ मैसेज देना है, मुझे किसी की पीड़ा कारण हो या नहीं हो इससे कोई वास्ता नहीं है, वो दुखियारा है, उसका दुख मिटे या नहीं मिटे। राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सिर्फ मैसेज देने का काम किया। आप इनसे पूछ लो कि जो बसें जयपुर से आप बॉर्डर तक भेजे, अलवर से बॉर्डर तक भेजने का काम किया, गुजरात की बॉर्डर तक भेजने के लिए काम किया, क्या राजस्थान के सड़कों के ऊपर चलने वाला मजदूर आपको दिखाई दिया था? या राजस्थान के उस मजदूर को बिठाकर आप बॉर्डर तक लेकर गए? आप ये भी बता दें। सिर्फ खाली बसें जाकर कम से कम उन मजदूरों को बिठाकर ले जाते। तो ये हो जाता तो एक होता है कि जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य सिर्फ मैसेज देना, और एक होता है हकीकत के अंदर समस्याओं का समाधान करना। और सोशल मीडिया के ऊपर जो तस्वीरें चल रही है कि राहुल गांधी जी ने जिन मजदूरों से मुलाकात की थी वो मजदूर बाद में एसी गाड़ी के अंदर बैठ कर गए, सिर्फ उनसे वार्ता करने के लिए राहुल गांधी जी सड़कों के ऊपर आए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो होती है पीड़ा का हरण करना, अगर वास्तव में लेकिन अगर मैसेज देने के लिए भी अगर 10-20 हजार मजदूरों का भला हो जाता तो इसमें क्या बुरा था? पैदल क्यों चल रहे थे, कई किलोमीटर तक पैदल क्यों चले, उनके रहने खाने की व्यवस्था सरकार ने क्यों नहीं की? उनकी आज भी अगर धरातल के ऊपर आप जांच कराओगे तो उन मजदूरों की रहने खाने की व्यवस्था भी स्थानीय लोगों के द्वारा या भामाशाहों के द्वारा की गई है, ना कि सरकार के खजाने से 2 रुपए खर्च करने का काम उन लोगों ने इसलिए ऐसा हुआ कि आपने तय किया, चूंकि राजस्थान अपनी व्यवस्था नहीं कर पा रहा है इसलिए दूसरी जगह की व्यवस्था इसको नहीं करने दिया जाएगा, यूपी में इसको नहीं गाड़ियां भेजने दिया जाएगा, पहले आप अपनी संभालिए। यूं क्या ऐसा होता है क्या? ये व्यवहारिक बात। देखिए जेपी शर्मा जी, हर स्टेट की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, हर स्टेट की व्यवस्थाएं अलग अलग है। अगर आप एक ही स्टेट के अंदर पॉलिटिकल आधार के ऊपर किसी स्टेट की व्यवस्थाओं में व्यवधान पैदा करने की आप कोशिश करोगे तो मेरे ख्याल से हालात ये बनेंगे।
क्यों राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार मुख्यमंत्री जी ने गुजरात से आने वाली बॉर्डर को सीज क्यों किया? क्यों वहां कम से कम हजारों लोग खड़े रहे इस इंतजार में कि बॉर्डर खुलेगी और हम वो सवाल तो रामलाल जी देखिए नया नहीं है। आपकी पार्टी का तो काम है, आप विपक्ष में है तो आप ये सवाल उठाएंगे, लेकिन ये सवाल बनते हैं। श्याम सुंदर शर्मा, क्या ये नहीं हो सकता था कि हमारे प्रदेश से जो 4 बॉर्डर राज्यों के लगते हैं, यूपी, एमपी, गुजरात और पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो किसी को जाना था नहीं। यहाँ के लिए जो खाली बसें जो हमारे यहाँ डिपोज में खड़ी हैं, ये बसें रास्ते में चल रहे मजदूरों को जो या तो अनिश्चितता के चलते या फिर इस बात पर भरोसा नहीं है उनको कि सरकार यहाँ तमाम इंतजाम कर देगी, इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि राजस्थान में इंतजाम तो माकूल हुए हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। इसके चलते जो आदमी सड़क पर निकल गया उसको बॉर्डर तक पहुंचाते भैया अगर तेरा राज्य तेरे को ले लेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शेल्टर होम बने हुए हैं, सरकारी स्कूलें खाली पड़ी हुई हैं, तमाम इमारतें खाली हैं, उनमें रहो, खाने पीने का इंतजाम हम कर रहे हैं। तो सड़कों पर ये मंजर नहीं दिखता। और क्यों राजस्थान की बात करें, हर प्रदेश ये कर सकता था। श्याम सुंदर शर्मा, देखिए जेपी शर्मा जी, हमारे मुख्यमंत्री ने तो जब बच्चों को भेजने की बात आई तो प्रधानमंत्री के सामने कहा कि मजदूरों को भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। सबसे पहले मांग तो हमारे मुख्यमंत्री ने की थी, उसके बाद ट्रेन चली, स्पेशल ट्रेन आई। ट्रेन हमने शुरुआत में हमको एक पहले ट्रेनें हमको कम अलॉट की गई। अगर ये कह देते कि अब आज की स्थिति में भी देखिएगा जिस प्रकार से बसों को अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए तो केंद्र सरकार की परमिशन चाहिए थी, वो परमिशन नहीं थी। अब क्योंकि आपस में तालमेल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए थी, वो केंद्र सरकार भी नहीं निभा पाया। अगर केंद्र सरकार तय कर देता सब राज्यों के बीच में कि इस प्रकार से मजदूरों का आना जाना हो पाएगा तो ये सारी विवाद नहीं होता। अब देखिए मजदूर को कोई विश्वास नहीं दिला पाया। मजदूर आप देखिए उसके अंदर मजदूर में ये था ही नहीं कि मुझे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा, इसलिए वो पैदल निकल चला, साइकिल लेके निकल चला। तो जिस प्रकार का वातावरण पूरे देश में देखने को मिला और जिस प्रकार से सबने चैनलों वगैरह सबने जब उसको उजागर करके दिखाया कि मजदूर तो बिल्कुल उसके पास खाने को है नहीं, उसको पता नहीं कल सुबह खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन वो पैदल जा रहा है। और जिस प्रकार से उसको बीच में पुलिस की मार पड़नी पड़ी, लाठीचार्ज हुआ, रोका करा, सारी बातें हुई, तो एक मजदूर को आज देखिए आने वाला समय इनसे सबसे पूछेगा सरकारों से कि आपने उस मजदूर को पैदल चलते हुए क्या सुविधा दी। जो नागरिक है उसको आप 2 वक्त का खाना नहीं दे पाए, उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचा नहीं पाए। आप विदेश से क्योंकि लेह लद्दाख से हम लेके आए प्लेन में, अब वहां से प्लेन से लेके आए, हम यहाँ मजदूरों को ना बस दे पाए, ना कुछ दे पाए, ना ट्रेन दे पाए सही तरीके से। आज हम आप सवाल श्याम जी एक मिनट रुकिए, प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़ गए हैं। प्रताप जी स्वागत है आपका। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। प्रताप जी मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे, रामलाल शर्मा जी से जो सवाल किए जाने चाहिए थे, नमस्कार साहब, वो तमाम सवाल मैंने किए। सवाल उठते हैं यूपी गवर्नमेंट पर, कोई इसको खारिज नहीं कर सकता। अब समय बहुत कम बचा हुआ है, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ प्रताप जी, केवल राजस्थान के संदर्भ में ही नहीं, हर प्रदेश के संदर्भ में कोरोना जैसी महामारी ने क्या हमको ये सबक नहीं सिखाया है कि हम ये बहुत व्यावहारिक सी बात सीख लें कि अगर ऐसी स्थिति आई थी तो प्रदेश की सरकारें अपने यहाँ के मजदूरों को खाली गाड़ियाँ चलाकर रास्ते में जो मिलता जाता उसको बॉर्डर तक पहुँचाती। अगला राज्य उसको लेता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शेल्टर होम बनाती और वहाँ पर वो लोग रहते। मुझे लगता है ये राजनीति तो चलिए अपनी जगह पे है और आप राजनीति से आगे बढ़कर इंसानियत के बारे में सोचते हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो एक बेहतर इंतजाम हो सकता था। देखिए शर्मा जी, आपने बहुत बड़ी बात कही। ये कांग्रेस और बीजेपी में टकराव का वक्त नहीं है और ये पूरा देश देख रहा है। आप जानते हैं राजस्थान पहला राज्य है जिसने श्रमिक बसें चलाई। हमने जगह जगह से केंद्र खोले, मजदूरों को वहाँ लेकर जाते हैं, उनको खाना वाना खिलाते हैं, यदि चप्पल नहीं है चप्पल पहनाते हैं, उसके बाद उनको बसों में बैठाकर ट्रेन से और बसों से फ्री में छोड़ कर आते हैं। 2 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च करके उत्तर प्रदेश के आगरा हाथरस तक मजदूरों को पहुँचाया गया। जैसे ही उत्तर प्रदेश का मामला हुआ, तब जब ये स्टूडेंट की बात आई, तो मैं आज आपको स्टूडेंट की बात क्लियर कर दूं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कहा, हमें हमारे कोटा से स्टूडेंट, हमने कहा ये उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं, हम इनको लेने के लिए हमारी बसें भेज रहे हैं। हमने कहा हम इनको छोड़ दें, बोले नहीं हमारी बसें लेकर हम आएंगे। वो अपनी बसें लेकर आए। 100 बसें कम पड़ गई, लगभग 98 बसें उन्होंने हमसे मांगी, हमने उनको 98 बसें दे दी। और आधी रात को 10 घंटे खड़े रहकर सब बसों के लिए उन्होंने कहा डीजल डलवा दीजिए। हमने डीजल डलवा दिया 18 अप्रैल को। ना हमने डीजल के उस वक्त पैसे मांगे, हमने यहां तक काम छोड़ दे, बोले नहीं सर ये हमारी रिक्वेस्ट है, ये हमारे राज्य का मामला, हम डीजल डलवाएंगे, बसों का पूरा पेमेंट निगम को करेंगे, राजस्थान राज्य परिवहन निगम को। उधर भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम है। ये बात हो गई, बसें चली गई।
27 तारीख को उनका एक लेटर आता है कि आप अपना बिल भेज दीजिए और हमारी बसों का पेमेंट हम करना चाहते हैं। इन्होंने बात की साहब हमारी श्रमिक बसें चल रही है, बोले नहीं ये बसा हम, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारे बच्चे हम पेमेंट करेंगे, उन्होंने पेमेंट कर दिया। अब ये झगड़ा इसलिए आ गया। समझ गया प्रताप जी, एक बात बताइए प्रताप जी एक बात बताइए, ये तो प्रक्रिया होगी ना, ये तो प्रक्रिया होगी, ये तो पहले भी होता रहा होगा कि आप उनकी बसों में डीजल डलवाते हैं, उनसे पेमेंट ले लेते हैं, वो आपकी बसों में डीजल डलवाते हैं, आपसे पेमेंट लेते हैं, जैसी जरूरत पड़ती है वैसे। अनप्रेसिडेंटेड थोड़ी है, पहली बार ऐसे थोड़ा हुआ होगा। एक बात आप मानकर चलिए, इन 20 वर्षों में, मैं आपको बिल्कुल तथ्यों के साथ कह रहा हूं, ये बात भी मैंने डिस्कस की परिवहन निगम, आप समझ लीजिए राजस्थान राज्य परिवहन निगम, आप तो समझते हैं शर्मा जी, ये एक बोर्ड है, उधर भी एक बोर्ड है, दोनों एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, लेकिन 20 साल में हमने कभी डीजल नहीं डलवाया, क्योंकि हम हमारे बॉर्डर वहीं पे डलवाते हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश की बसों को भी पहली बार जरूरत पड़ी, हमने रातों रात डीजल डलवा दिया। हमने ये भी कहा कि इस वक्त उन्होंने चला के कहा ये पेमेंट वापस में होता रहता है, लेकिन इस बात का मुद्दा इसलिए बना कि योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया बसें भेज दीजिए, तब इन्होंने बसें भेजी, नहीं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने पैसों से इकट्ठे करके जो बसें की वो क्यों भेजता, वो मना कर देते पहले ही दिन। बाद में इन्होंने कहा 30 जून तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक आदेश जारी किया राजस्थान और पूरे देश में, 30 जून तक किसी भी बस को फिटनेस, किसी भी ट्रक को फिटनेस की जरूरत नहीं है, परमिट की जरूरत नहीं है, लाइसेंस, सबकी डेट बढ़ गई 30 जून तक। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार झूठ बोलती रही, मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा, मैं भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूं, 30 जून तक फिटनेस परमिट लागू नहीं होता, ये बसें आपको हैंडओवर नहीं हो सकती लीगल, ये किराए की बसें, इनको जाने दो, जाके छोड़ के आ जाएगी। अब ये जब झगड़ा शुरू हुआ तो अचानक ये पुराने बिल उसके राजस्थान रोडवेज के लेकर आए। अरे भाई साहब, ये रोडवेज और उधर की रोडवेज आपस में ये देन लेन करती रहती है, और स्टूडेंट का पैसा हमने नहीं मांगा, आपने इसलिए दिया क्योंकि आपको अपनी फेस सेविंग करनी है, आप अपनी बसें लेकर आए, हमसे बसें मांगी, और हमने कभी आपसे हिसाब किताब लिया, हमने कभी नहीं कहा पैसे दो, आप खुद कह रहे हो हिसाब भेजो, तो राजस्थान परिवहन निगम तो घाटे में चला तो अपना हिसाब भेजेगा ही, लेकिन मजदूरों को हमने फ्री में छोड़ा है। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 6 लाख खर्च करके उत्तर प्रदेश में, पूरा देश देख रहा है, सबसे ज्यादा लाठीचार्ज उत्तर प्रदेश में हुए, और इसमें केंद्र सरकार की भूमिका नगण्य रही। यदि केंद्र सरकार दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाती, सब राज्य चलिए सर, समय हो गया प्रताप जी, मजदूरों को पहुंचाने बिल्कुल ठीक है। आप देरी से जुड़े तो मैं आपसे और डिटेल में बातचीत नहीं कर पाया, लेकिन समझने वाली बात आपके हमारे सब के लिए ये है कि जैसा शुरू में कहा था मैंने कि आपस में लड़ेंगे तो शायद ही कोरोना से लड़ पाएँ, लड़ेंगे भी तो जीत नहीं पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।